हमारी ह्यूमन बॉडी में आप सेल्स देख लें, अगर उसके हम थोड़ा कंपेयर करेंगे, 25% सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ह्यूमंस के, ठीक है। और बाकी आप बैक्टीरियल और फंगल सेल्स को देख लें, ठीक है। जो बैक्टीरिया हैं या अदर माइक्रोब्स में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और फंगल होते हैं, तो ये वाले जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है बॉडी में ज्यादा हैं। सो आपको इससे थोड़ा सा ये भी अंदाजा हो जाएगा कि आपको जो डिजीजेज ज्यादा होती हैं वो बैक्टीरियल डिजीजेज हो सकती हैं या फंगल डिजीज हो सकती हैं, ठीक है। वायरल की जो ऐसा आपके पास ह्यूमन से रिलेशन है वो इतना ज्यादा नहीं है, होती जरूर है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें उसमें पैरासाइट्स का भी इतना नहीं है। फंगल और बैक्टीरियल जो सी हैं वो सबसे ज्यादा है। तो उनका ये देख लें कि आपके पास उनका बॉडी के अंदर एग्जिस्टेंस किस तरह है, कितनी है, और इसीलिए उनकी डिजीजेस हैं वो भी ज्यादा हो जाती हैं। अब देखिए, एक जो बंदा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, और जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो हम लेते होते हैं एड्स के पेशेंट। अब वो पहले इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होता है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिस्टिक जो है ना पैथोजेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फिर बॉडी के अपने ऑर्गेनिजम्स इधर उधर मूव आउट करते हैं, ठीक है, अपनी जो सेट बाउंड्रीज होती है वहां से मूव आउट करके दूसरी जगहों पे जाते हैं और डिजीज कॉज कर सकते हैं। उसमें ऐसा होता है। तो मतलब जो नॉर्मल फ्लोरा है वही आपके पास नुकसानदेह साबित हो जाते हैं उन लोगों के लिए, इम्यूनिटी नहीं है ना उसके अंदर। अच्छा जी, तो ह्यूमन माइक्रोबियम वेयर एवर द ह्यूमन बॉडी इज एक्सपोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड, अब माइक्रोबियल कम्युनिटी एग्जिस्ट, ठीक है। ये एक जनरल सा, मतलब बॉडी में होते तो मुख्तलिफ जगह पर है, लेकिन अगर जनरली देखें ये अच्छा, इस चैप्टर में करना क्या है, पहले ये आप लोग सुन लें, मार्क कर लें टेबल नंबर 6.2 और इसके जो पर्ल्स लिखे हैं इनके बस, और ये चैप्टर रीड भी नहीं करना, ठीक है। जो पर्ल्स नीचे एंड पे 3-4 पैराग्राफ्स हैं वो, और आपके पास 6.2 टेबल, और 6.2 टेबल में भी आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स वाले नाम याद करने, आपने लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स जो लास्ट कॉलम है उसको क्रॉस कर दें, वो याद नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा, आपकी ये बुक की लाइन है कि आपके पास ह्यूमन बॉडी जहाँ जहाँ से आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सपोज होती है वहाँ वहाँ पे माइक्रोबियल कम्युनिटी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल माउथ हो गया, आपके लंग्स हो गए, जेड ट्रैक हो गया, यूरोजेनिटल ट्रैक हो गया, स्किन हो गई, तो मतलब दीज आर द स्पेसेस जो कि आपके पास डायरेक्टली इन टच विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ, अब लिवर की बात करूँ तो लिवर तो डायरेक्टली इन टच में नहीं है ना, ठीक है। या मैं हार्ट की बात करूँ तो हार्ट तो डायरेक्टली इन टच में नहीं है। जो चीज़ बिल्कुल बाहर एग्जिस्टेंस डायरेक्ट होती है वो आपके पास इस चीज़ में वहां पे माइक्रोब्स आता हूँ। अब जो माइक्रोबायोम जो है हमें हेल्प किस तरह करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है या न्यूट्रिएंट्स देता है, जो है ना निकालने में फ्रॉम द फूड वी आर टेकिंग, मीन एब्जॉर्प्शन में इन शॉर्ट हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद बहुत सारे पैथोजेंस को हम हैबिट करते हैं, और प्रोबेबली इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। ह्यूमन जीनोम में 20,000 जीन्स हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी वजह से आपके पास जो एक्स्ट्रा आपके पास जो से होती हैं ये 20 लाख और 2 मिलियन जीन्स आपकी उसमें ऐड हो जाती हैं। यू कैन से 99% जो जीन्स होती हैं माइक्रोब की वजह से हो सकती हैं, और जो 20,000 जीन्स हैं जो कि 1% जीन्स होती हैं वो ह्यूमन जीनोम में अपनी होती हैं। तो ये देखने के आपके पास कितनी ज्यादा उसमें यू कैन से वेराइटी मौजूद है जेनेटिक्स के अंदर भी। अच्छा, माइक्रोबायोम आपके पास आता है किस तरह, जनरेशन टू जनरेशन। ये आपके पास एक तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एमनियोटिक फ्लूइड किसी के आपकी बॉडी के अंदर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द बर्थ, बर्थ कैनाल के अंदर, और जो मदर स्किन्स होती है एंड दैट आर द केयर गिवर्स, ठीक है। मतलब जिन लोगों के साथ बच्चा ज्यादा एसोसिएट करेगा, ठीक है, ज्यादा उठना बैठना होगा जिनके साथ, तो उन लोगों से आपके पास ये ट्रांसफर हो सकता है माइक्रोबायोम। देन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, वहां से आपके पास बहुत सारी आपको पता है एंटीबॉडीज भी आती हैं, जो ह्यूमन मिल्क में आपके पास जो एंटीबॉडी आपके पास ट्रांसफर होती है दैट इज IgA, ठीक है, जो सिक्रीशंस में एंटीबॉडी होती है ये आपके पास आ रही होती है। देन एनवायरनमेंट से आपके पास आ सकती है माइक्रोबायोम, सॉइल से, वाटर से, न्यू या डाइवर्स नए फूड्स आपके पास आजकल इंटर हो रहे हैं बहुत सारे मार्केट के अंदर, और मुख्तलिफ लोगों जिनसे आप मिलते हैं, पेट्स वगैरह जो अपने पाले होते हैं घर में, प्लांट्स वगैरह हो सकते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द वे फ्रॉम एनवायरनमेंट जहाँ से आप ये ले सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर तो फिलहाल स्लाइड्स तो खत्म हो गई हैं इस चैप्टर की, तो अब कुछ बातें बुक से देख लें आप लोग, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज के लिहाज से। सबसे पहले जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, एमसीक्यूज नंबर 1 है। जब आप लोग इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको लगता होगा कि आपको ये आंसर बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि हमने इक्वलाई इक्वलाई हर जगह पढ़ा हुआ है,
लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया आपके कोलॉन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में, दैट इज बैक्टीरियोइड्स फ्लैजिलस, दैट इज नॉट इक्वलाई। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस एमसीक्यू को सॉल्व किया तो मैंने इक्वलाई लगाया था, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, और ये प्रॉफ का रिपीटेड एमसीक्यू है, तो इसको आप लोगों ने एक दफा देख लेना, पेज नंबर 30 पे गिवन है। बाकी आप देख लें जो इसके पर्स में देखें, नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन लिखी हुई है, और नॉर्मल फ्लोरा कहाँ कहाँ पर होता है आपको बता दिया मैंने, ठीक है। और इसमें एक आपके पास यहाँ पे कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस की एग्जाम डेफिनेशन लिखी है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है, पैथोजेंस को बाइंड नहीं होने देती है ना, आपके पास जिन रिसेप्टर्स पे आके पैथोजन से लगना होता है, ठीक है, तो ये जो नॉर्मल फ्लोरा के मेंबर होते हैं ये उस जगह पे जाके लग जाते हैं, तो एज अ बैरियर एग्जिस्ट करते हैं। तो जो आपके पास someone saying chapter number 1, no, it is chapter number 6, chapter number 6 page number 29, Levinson edition 15, ठीक है। अच्छा, कोलोनाइजेशन रजिस्टर बता रहा था, नॉर्मल आपके पास फ्लोरा होता है वो आपके पास उन रिसेप्टर पे जाके लग जाते हैं जहाँ पे बाहर से पैथोजन से लगना होता है या इंटरनल पैथोजन से लगना होता है। जब वो ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसकी वजह से आपके पास जो है कि वो ना पैथोजन बाइंड कर सकते हैं ना डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है, तो कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। बाकी नीचे देख लें एग्जांपल्स देखिए इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा की, और ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है, यहीं पे याद कर लीजिएगा आज ही। स्किन में आपके पास स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस होता है जो मोस्ट कॉमन है, और आपके पास जो ये बैक्टीरिया की बात हो रही है, और साथ में आपके पास फंगस होती है दैट इज नोन एज कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक है, ये यहाँ मौजूद होती है। उसके बाद आपके पास एस ऑरस, ठीक है, एस ऑरस भी स्किन में प्रेजेंट होता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरस आपका फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होगा जो हम स्टार्ट करेंगे क्लिनिकल उसमें बैक्टीरियोलॉजी के अंदर। अब इस ऑरस स्किन से आप देखेंगे आपको डिजीज लगेगी स्किन की है, लेकिन जिसकी मेन साइट है नॉर्मल फ्लोरा की दैट इज नोज, ठीक है। ओरोफेरिंक्स में देखें आपके पास जो बेसिकली स्टेप्टोकोकाई है, सेकंड मेजर ऑर्गेनिज्म जो हम पढ़ेंगे, और स्टेप्टोकोकाई के अंदर क्या विल्डेंस ग्रोथ का। देन जीआईटी ट्रैक की बात करें, जीआईटी ट्रैक में आपके पास स्टमक के अंदर नहीं हो सकता, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास लो पीएच है, इसलिए बहुत फ्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कोलॉन में सबसे ज्यादा नॉर्मल फ्लोरा एग्जिस्ट कर रहा होता है, एरोबिक, एनारोबिक और फैकल्टेटिव। एनारोबिक और फैकल्टेटिव ये वाले टर्म्स को हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली आज ही कर लेंगे। देन आगे देखें आपके पास जो एनारोब, जो पहले आपको मैंने एमसीक्यू में बता दिया, बैक्टीरियोइड फ्लैजिलस, दैट इज द मोस्ट कॉमन, और साथ में आपके पास ये एनारोबिक है, ठीक है, एनारोबिक है। और फैकल्टेटिव में एग्जांपल आपके पास इक्वलाई की है। इन द फीमेल्स वजाइना के अंदर आपके पास लैक्टोबैसिलस आपके पास प्रीडोमिनेंट होते हैं, ठीक है, और जो लैक्टोबैसिलस से अब इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, बेसिकली तो एक वजाइना के पीएच को लो रखता है, ठीक है, उस पीएच लो होने की वजह से कैंडिडा एल्बिगन्स वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज नहीं करवाता। और अगर आप कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करें या कोई ड्रग एलर्जी हो आपको, या आपको पीएच डिस्टर्ब हो जाए कोई उसी यूजेस की वजह से, तो ये जो लैक्टोबैसिलस है ये इनहेबिट हो जाते हैं, और कैंडिडा एल्बिगन्स वाला जो सा होता है वो आपके पास उसको मौका मिल जाता है वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करवाने का। तो जो वेजिनल थ्रश होती है आपके पास कैंडिडा एल्बिगन्स में, वो इस रीजन की वजह से होती है। नॉर्मली, दोबारा सुन लें इस बात को, नॉर्मली आपके पास लैक्टोबैसिलस वहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है, जिसने पीएच को लो रखा है। अब जो पीएच लो रह रही है, लेकिन आपने कोई ऐसा, अमूमन ड्रग्स की वजह से होती है, ठीक है, कि आपने ड्रग ऐसा इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आके पीएच जो से बढ़ गई है वजाइना की, और उसकी वजह से लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ वहाँ पे इनहिबिट होगी, ठीक है, वो वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा। तो जब पीएच आपके पास हाई हो जाती है तो आपके पास कैंडिडा एल्बिगन्स वाला इन्फेक्शन हो सकता है, वेजिनल थ्रश। देन आपके पास यूरेथ्रा के अंदर जो आउटर थर्ड में होता है दैट इज एस एपिडर्माइटिस। अब देख लें कि, और ये दोनों में होता है, मेल फीमेल में, लेकिन फीमेल यूरेथ्रा के अंदर साथ में इक्वलाई भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये चीजें कुछ याद करनी है, मेल फीमेल वाले इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज अब हम रिलेट कर सकते हैं, एस एपिडर्माइटिस आपके पास कहाँ कहाँ पर आ गया, स्किन एंड यूरेथ्रा ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये है कि बैक्टीरियोइड फ्लैजिलस जो है वो आपके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कोलॉन। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6, इट्स डन। और उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 बहुत लंबा है और बहुत मुश्किल लगता है पढ़ते हुए, ऐसा लगता है कि खत्म ही नहीं होगा, बट बिलीव में जो चीजें अभी आपको बता रहा हूँ बस वो करनी है आपने। बाकी जितने टेबल्स हैं इस चैप्टर के आपने ऑलमोस्ट सारे टेबल्स को करना है। अब भी आपने कोई भी नहीं करना, अभी आपने सिर्फ जो वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा वो याद करने हैं। टेबल्स ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं जब आप क्लिनिकल बैक्टीरिया आपने कर ली हो, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग से तैयार करने पड़ेंगे जी और ये अलग, नो,
जब आपने सारी क्लिनिकल बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म याद कर लिए होंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, इस साल का प्रॉफ का सवाल है, पेज नंबर 32 पर है, चैप्टर 7 में, देख लीजिएगा। स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। ये 2.5 नंबर का सवाल था, 2.5 मार्क्स का, और इसके साथ इसी चैप्टर में से दूसरा पार्ट बना हुआ था। तो जो एससीक्यू आया था वो चैप्टर 7 में से बना हुआ था। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के आप टेबल्स नहीं छोड़ सकते, और जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें रिपीटेड है, ठीक है, पीछे इधर उधर लिखी है। तो आपने जो टॉपिक्स बता रहा हूँ 20 से पढ़ने हैं, वो सिर्फ 20 से पढ़ लीजिएगा। और जो बाकी आपने पर्ल्स को लाजमी एक दफा देखा ना, जो एंड पे लिखा है, उसमें डेफिनेशंस लिखी होती है। और टेबल्स आपने ऑटोमेटिकली आप पे कवर हो जाएंगे जब आप सारी क्लिनिकल बैक्टीरिया कर लें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आई होप कि आप लोगों को स्लाइड्स नजर आ रही होंगी। जब आपको स्लाइड्स नजर ना आए तो जस्ट लेट मी नो। इन्फेक्शन की बेसिक्स क्या होती हैं, ठीक है, पैथोजेनेसिस और इन्फेक्शन किस तरह फैलता है। और यू कैन से इट इज ऑफ द टू टाइप, एक्टोजेनियसली एक्वायर्ड इन्फेक्शंस और एंडोजेनियस। अब जो आपके बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो एक्टोजेनियस कॉज बनेगा, फूड, वाटर, एयर, ऑब्जेक्ट, इंसेक्ट बाइट, एनिमल्स वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक हो गया। और इस ये बेसिकली जो ये स्लाइड है कि ट्रांसमिशन की स्लाइड है, इसके साथ एक टेबल बुक में भी बना हुआ है आपका, दैट इज इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, 7.1 टेबल है। जस्ट अ मोमेंट। यस, हमारे पास जो 7.1 टेबल है वो इसके साथ रिलेटेड है, स्लाइड के साथ, ठीक है। एक्सोजेनियसली एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन होते हैं वो आपके पास वो बैक्टीरिया जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, और एंडोजेनियसली वो हैं, ठीक है, जो आपके पास विद इन आपकी बॉडी आपके प्रेजेंट है। अब एग्जांपल्स देख लें। जो क्लॉस्ट्रीडियम की स्पीशीज हैं, जब आप एंटीबायोटिक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से आपके पास माइक्रोबायोम, नॉर्मल फ्लोरा चेंज हो जाते हैं, तो एंडोजीनियस इन्फेक्शन। अमूमन जो आपके नॉर्मल फ्लोरा जब डिस्टर्ब होता है तो आपके पास एंडोजीनियस इन्फेक्शन हो जाते हैं। और जो आपके पास नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा नहीं है ऑर्गेनिज्म, तो बाहर से डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन। ये आप देख लें स्लाइड में, साथ में ड्रग्स दिखाई हुई हैं, ठीक है। जब ड्रग्स आप लेते हैं तो नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होता है, और वो जिस जगह पे मौजूद होता है वहां पे आपके पास जो ओवर एग्जीजरेट कर सकता है, या वहां से स्प्रेड करके बॉडी के दूसरे हिस्सों में जा सकता है। अच्छा जी, अब आगे आपके पास द स्टेप्स ऑफ गेनिंग द एंट्री। पहला स्टेप था ट्रांसमिशन, जो आपको पीछे बताइए, बेसिकली हम स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस से तरतीब से पढ़ रहे हैं। पहला आपके पास ट्रांसमिशन था, वो जैसे भी होगी, वेदर एक्सटर्नल सोर्स वेदर द इंटरनल सोर्स। उसके बाद नेक्स्ट आगे थे आपके पास गेनिंग द एंट्री, और इसका जो दूसरा नाम है दैट इज एविजन ऑफ प्राइमरी होस्ट डिफेंस। प्राइमरी होस्ट डिफेंस क्या होती है, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर। फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर इज बेसिकली योर म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड स्किन, ठीक है। ये बेसिकली आपकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। तो उसको उन्होंने जो है ना इवेट करना है। आप देख लें कि ब्रीथिंग, ईटिंग, सेक्स, और जो है इसमें आपके पास ये इन्फेक्शन आते हैं। ब्रीथिंग में और कॉलरा, वूपिंग कफ हो गया, या गोनोरा का इन्फेक्शन। गोनोरा के आपके पास गोनोरा का इन्फेक्शन जो होता है वो सेक्सुअली होता है, जो ईटिंग की वजह से होगा वो आपका वेब्रो कॉलरा का इन्फेक्शन होगा। देन वूपिंग कफ, ठीक है, जो ये वूपिंग कफ वो होती है आपके पास, खांसी आएगी, और जैसे इंस्पायरेटरी फेज खत्म होती है तो एंड पे आपके पास वूप की साउंड आती है, ठीक है। तो इसे वूपिंग कफ कहते हैं इस वजह से। और ये ब्रीथिंग की वजह से उससे डिसऑर्डर रिलेटेड है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स यहाँ पे होगी, या दूसरा काम ये हो सकता है कि पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, स्किन को पेनिट्रेट कर दिया। इन्वेजन टू सेल्स, द टिश्यूज, इंसेक्ट बाइट्स हो सकती हैं, या स्क्रैच इंजरी कोई भी हो सकती है, ठीक है। So these are the basically the ways of gaining the entry. The second step is basically gaining the entry by evasion of the primary host defenses such as skin and the mucous membranes. देन आ जाता है अब आपका स्प्रेड, ठीक है। अब आप एग्जांपल देख सकते हैं, एरो को देखिएगा, जो बीच में ग्रीन कलर का एरो है, ठीक है। एक साइड पे आपके पास ये जीआईटी ट्रैक क्या बना हुआ है सारा स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो दूसरी साइड है वहां पे आपके पास ये जो इन साइड पे आगे पास माइक्रोवेलस है, उसके सारे स्ट्रक्चर अपने हमने साथ में उसको डिटेल में दिखाया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास होता कुछ यूं है कि जब आपके पास यहाँ से इन्वेड करने हैं उस इंफेक्शन है, ठीक है, वो एडहेर करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ यूजिंग द आपके पास बैक्टीरियल पिलाई, ठीक है। बैक्टीरियल पिलाई को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आपके पास इसमें कनेक्ट करना है। बताया था कि पिलाई का फंक्शन क्या होता है आपके पास, या तो वो कॉन्जुगेशन करवाते हैं, सेक्शुअल पिलाई होगी, और या दूसरा काम क्या होता है उसमें एडहेरेंस करवानी होती है।
देयर इज द वे जहाँ से वो आपके पास एडहेयर कर रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन्स को। ये क्योंकि जीआईटी की एग्जांपल आपको दिखाई गई उसमें किस तरह करेगा। अब ये देखने के आगे पास ये वही फिगर को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, लिटिल प्रोपगेशन टू द कॉन्टिजिनस टिश्यूज, आपके पास स्प्रेड करते करते आपके पास आगे कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड कर जाता है टिश्यूज के अंदर, देर वहां से डिससेमिनेशन होती है। ठीक है, चौथा स्टेप आपके पास आ जाता है कोलोनाइजेशन बाय ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एट द साइट एडहेरेंस। ठीक है, सबसे पहले तो जहां पे वो लगा है, ये पहले पॉइंट की बात हो रही है, लेटरल प्रोपगेशन ऑफ कॉन्टेजियस टिश्यूज। सबसे पहले तो वहीं पे कॉलोनाइजेशन करवाएगा, वहां से कॉलोनाइजेशन करवाने के बाद उसने डिसमिनेट कर जाना है डिस्टेंट साइट्स पर, जहां जहां उसकी एक्सेस होगी, हर ऑर्गेनिज्म की अपनी तरह की एक्सेस होती है, वहां वहां पे डिसमिनेट करेगा, स्प्रेड करेगा। और स्प्रेड करने के बाद आपके पास जो मुख्तलिफ सिम्टम्स आते हैं, मुख्तलिफ टॉक्सिन्स जो सिक्रीट करते हैं बॉडी के अंदर, उसके साथ में इंफ्लेमेशन है या वेदर जो कुछ भी है, उस तरह की चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद जो नंबर 6 स्टेप होता है, दैट इज बेसिकली द रोल ऑफ होस्ट डिफेंसेस। ठीक है, होस्ट रिस्पॉन्स। एक तो होस्ट डिफेंस प्राइमरी लाइन पहले आ गई। ठीक है, जो प्राइमरी लाइन पहले आई थी वो आपके पास क्या थी, स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अब जो सेकेंडरी आपके पास होस्ट रिस्पॉन्स आ रहा होता है, सेकेंडरी और सेकेंड और थर्ड लाइन जिसे आप कह देते हैं, जिसमें नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इम्यूनिटी आ जाती है। ठीक है, जो कि, और ये स्टेप अलग से नहीं है होस्ट डिफेंसेस वाला, ये स्टेप आपके साथ साथ चल रहा होता है। ठीक है, मतलब जो आपके स्टेप नंबर 3 4 5 मैंने को बताया कि एडहेरेंस होती है, फिर कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनी के बाद डिससेमिनेट करते हैं, ये सारे स्टेप्स आपस में साथ साथ इनके साथ होस्ट डिफेंस हो रही होती है। और उसके बाद जब डिजीज के सिम्टम्स वगैरह सारे आ जाते हैं उसके एंड पे, जब मतलब डिजीज वेदर यू ट्रीट इट और वेदर जब उसका वो खत्म हो जाता है टॉक्सिन वगैरह बैक्टीरिया जो भी उसे ट्रीट करे, उसके बाद आपके पास यहाँ तो वो आया गया, यहाँ तो ये हो सकता है कि वो फर्दर प्रोग्रेस कर जाए डिजीज। ठीक है, फर्दर ज्यादा स्प्रेड कर जाए, यहाँ उतनी ज्यादा विरुलेंस नहीं थी, पैथोजेनेसिस ज्यादा नहीं थी, तो वो रिग्रेस कर सकते। ठीक है, दो तरीके हो सकते। अब ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, इट इज अ प्रॉफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात हुई थी ट्रांसमिशन की, हमारे पास ट्रांसमिशन होगी एक्सटर्नली और इंटरनली। सेकंड बात हुई थी एवेड करना है प्राइमरी होस्ट डिफेंसेस को, जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। थर्ड पे हुआ उसने एडहेयर करना है म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। फोर्थ पे उसने वहीं पे कॉलोनी बनानी है जहाँ पे एडहेयर किया। और नंबर 5 पे डिसमिनेट। उसके बाद इन सारे स्टेप्स के दौरान नंबर 6 पे हम लिखेंगे होस्ट डिफेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, जो मुख्तलिफ जगह पर काम करेंगे, सेकंड स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी साथ में लाएंगे। और एट द एंड आपके पास आया गया, यहाँ तो वो प्रोग्रेस कर जाती है डिजीज, या आपके पास वो रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, दीज आर द 7 स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस, तो इनको याद कर लेने आपने। अच्छा जी, ये वही आपके पास जो उसी को एक्सप्लेन किया हुआ फर्दर एलेबोरेट किया हुआ मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, अब बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स में बात तो यही होती है कि वो मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को, कॉलोनी फॉर्म कर रहे होते हैं ना। ठीक है, और वो जिस फेज में अपनी कॉलोनी, मतलब वो फेज जहां से लेकर डिजीज, मतलब जब डिजीज नहीं थी, नो डिजीज टू डिजीज वाला जो फेज होता है, फिगर में आप देखेंगे पिंक कलर का आपके पास ये लेबल है। ठीक है, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, जब तक आपके पास डिजीज के सिम्टम्स ना आए उससे पहले तक इंक्यूबेशन पीरियड आ रहा होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स का, बहुत कुछ, 3 4 ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका इंक्यूबेशन पीरियड इंपॉर्टेंट है। वो भी इसलिए क्योंकि वो तीनों चारों एक जैसे डिजीज कॉज करवा रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंक्यूबेशन पीरियड के लिहाज से उनको किस तरह डिफरेंशिएट करना है क्रॉस में। ठीक है, और वो सारे आपके पास जीआईटी ट्रैक्ट से आगे डायरिया या डिसेंट्री वगैरह से रिलेटेड, तो वो जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तभी आपको मैं रिलेट करवा दूंगा जी इस तरह इसको करना। ठीक है, बाद में आपके पास फर्दर जब इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा होता है, ये जो आपकी पूरी एक फिगर चार्ट बना हुआ है नीचे आप देख सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन वो होता है जिसमें सिम्टम्स ना आ रहे हो। ठीक है, तो उसमें ऐसे डिजीज नहीं आ रही है। बाकी आपके पास अगर डिजीज ना बननी हो तो उसमें एकदम से कर्व डाउन हो जाएगी, लेकिन डिजीज अगर प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है, अगर डिजीज प्रोग्रेस देख लें, एक कर्व आपके पास रेड कर्व नीचे चली गई है, वो रेड कर्व ये थी कि आपके पास डिजीज आई और उसके बाद वो रिजॉल्व हो गई, रिकवरी हो गई। ठीक है, लेकिन आगे बाद रिकवरी नहीं होती तो आपके पास वो डायरेक्टली आपके पास डेथ की तरफ जाता है, वेदर इट इज अ सेल और टिश्यू डेथ, और वेदर इट रिलेट्स टू द डेथ ऑफ द होल ह्यूमन। ठीक है, डिपेंड्स। और थ्रू आउट जो आपके पास ये पूरी डिजीज ना, नो डिजीज टू डिजीज वाली साइकिल है, थ्रू आउट द साइकिल आपके पास होस्ट डिफेंस अपना काम करती रहती, जितना कैपेबिलिटी होती है उनकी उस लिहाज से वो अपने आप का काम करती रहती। नाउ कम टू द नेक्स्ट मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, आगे जो टेबल्स आपने इसमें कर रहे हैं, टेबल 7.2 3 4 और 5, ये चारों काट दें, ये नहीं करने आपने। 6 भी काट दें और 7 भी काट दें।
टेबल्स जो टेबल करने हैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको। टेबल 7.1, 7.8, 7.9, 7.10, 11, 12, 13 एंड 7.14, बस ये आपने बस टेबल्स करने हैं, इस पर टिक लगा लें और एंड पे आपने करने, अभी नहीं करना। अच्छा, सेकंड टॉपिक आपके पास आ जाता है टॉक्सिन्स वाला। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स क्या होते हैं? ठीक है, दो तरह के मेजर टॉक्सिन्स हैं आपके पास, एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स, और एक आपको कोड टाइप पढ़ाऊंगा, दैट इज टाइप 3, साइटोटॉक्सिन्स। ठीक है, थोड़ा सा उसमें फर्क है, वो एक्सोटॉक्सिन्स नहीं, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए उनके बारे में। अच्छा जी, सबसे पहले तो होता है कि टॉक्सिन्स होते हैं क्या हैं। बिल्कुल, आप टॉक्सिन ये जिक्र कर लें, जहर होता है। ठीक है, जहर होते हैं जो आपके पास जो बैक्टीरिया होगा या जो ऑर्गेनिज्म है वो आपके पास ह्यूमन बॉडी में स्पीक करे, उस पर डिजीजेस वगैरह आती हैं। और अमूमन टॉक्सिन्स के खिलाफ आपके पास मेजर सिम्टम्स आते हैं, जो मेजर सिम्टम्स आते हैं वो टॉक्सिन्स की वजह से आ रहे होते हैं। नॉर्मली अगर वो टॉक्सिन सिक्रीट नहीं, हर ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन सिक्रीट नहीं करता, ठीक है, हर किसी की अपनी पैथोजेनेसिस है, लेकिन जो टॉक्सिन्स मोस्टली करते हैं, तो हम इसीलिए इन टॉक्सिन्स को पढ़ रहे हैं। अब कुछ और जो टॉक्सिन की वजह से मेजर सिम्टम्स आते हैं। अब जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, बैक्टीरिया स्पीक कर रहे हैं, और जो टाइप 3 साइटोटॉक्सिन्स हैं, वो बेसिकली इंटरसेलुलर टारगेट्स होते हैं, उनको आपके पास मॉड्यूलेट करते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, एक्सोटेक्सिन में दो कंपार्टमेंट्स है, ए एंड बी कंपार्टमेंट। ठीक है, और किस तरह आगे वो डिजीज आर फॉर रिसेप्टर, और ये आगे डिजीज तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। और टाइप 3 साइटोटॉक्सिन में आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये बिल्कुल डायरेक्टली आपके पास जो होते हैं वो इनटू द सेल आपके पास जा रहे हैं। इसमें कैसे कि रिसेप्टर नहीं आ रहा। आगे डिटेल में देखते हैं। बाकी ये जो टॉक्सिन्स हैं वो आपके पास वो सरफेस ऑफ होस्ट सेल्स पे काम कर रही हो। ठीक है, देख लें, जैसा पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन्स, सुपर एंटीजेंस। ये सारी टर्म्स आपको लग रहा होगा कि मैं आपको पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर तो नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको बताने का मकसद ये रिलेट इससे करवा रहा हूँ क्योंकि क्या आप इम्यूनोलॉजी में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ से याद होगा ना कि किस किस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो वहाँ आप बहुत इजीली इसको रिकॉल करें। ये इम्यूनो के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, किस तरह टॉक्सिन्स कहाँ कहाँ काम कर रहे हो। ठीक है, ये देखना कुछ रिसेप्टर्स, ये आपके पैटर्न कॉग्निशन रिसेप्टर्स हो गई। दूसरे पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन्स होते हैं जो पोर बनाते हैं और अंदर चले जाते हैं। और तीसरा सुपर एंटीजन के तौर पे जो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सोएंजाइम मॉड्यूलेट टारगेट्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये जितने आपके पास एक्सोएंजाइम के बाहर आपके पास काम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली वही जिस तरह सेकंड सिस्टम में थोड़ा सा काम होता है, उसको आप रिकॉल कर लें, बिल्कुल उसी तरह की साइकिल चल रही होती है। स्टार्ट करते हैं एक्सोटॉक्सिन से। ठीक है, अच्छा जी, बुक के अंदर आपके पास ना जो फिगर भी करनी है स्टेप पे, फिगर नंबर 7.1, 7.2 एंड 7.3, ये तीन फिगर्स आपने करनी है और ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, जब आप डिप्थीरिया पढ़ेंगे तो फिगर 7.1 में आप देख लें, दैट इज डिप्थीरिया टॉक्स। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने शो भी आपको करवाया हुआ डिप्थीरिया की, और साथ में आपके पास कॉलरा, और जो अनथ्राक्स वाली है दैट इज फिगर नंबर 7.2। 7.2 में सिर्फ कॉलरा के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो साथ में इक्वलाई मेंशन है। तो ये आपके पास कुछ टॉक्सिन्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इनके कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, जिस तरह आप लोग फार्मा में पढ़ेंगे एक ड्रग के ये मैकेनिज्म है, बिल्कुल इसी तरह जो टॉक्सिन्स हैं इनके अपने मैकेनिज्म्स हैं। अब डिप्थीरिया टॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म बुक में बहुत अच्छा बनाया हुआ है कि यहाँ पे बस मैंने एक लाइन ऐड किया। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करना है इसका काम। और ये प्रोटीन सिंथेसिस किसका है? ठीक है, दिस प्रोटीन जो आपके पास सिंथेसिस, ये जिसका माइक ऑन है काइंडली इसको बंद कर लीजिए। अच्छा जो ये प्रोटीन सिंथेसिस है, बेसिकली आपके पास जिसमें डिजीज कॉज हो रही है उसके प्रोटीन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये दो सब यूनिट्स हैं, ए एंड बी सब यूनिट है ना। ए इज द एक्टिव सब यूनिट, जिस जो आगे आके प्रोग्रेस करती है डिजीज में, और जो बी होती है दैट इज फॉर बाइंडिंग। ये ए बी नाम दिया हुआ है। ठीक है, ए फॉर एक्टिव सब सब यूनिट है, बी फॉर बाइंडिंग। तो बी बाइंड करेगी रिसेप्टर के साथ, ए आपके पास आगे जो फर्दर काम करेगी। अब आगे देख लें कि आपके पास इसने क्या किया, एडीपी राइबोसाइलेटिंग EF2 फैक्टर होता है। बेसिकली इसने इलांगेशन करवानी होती है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो जब वो इलांगेशन फैक्टर को आप इनहिबिट, ठीक है, वो काम करें, उसको इनहिबिट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, सॉरी उसको राइबोसाइलेट करेंगे, EDF2 फैक्टर को राइबोसाइलेट कर देंगे तो आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस इलांगेशन नहीं हो पाएगी, तो प्रोटीन सिंथेसिस ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाएगा। कॉलरा में देखने आपके पास एक एक्टिव यूनिट और 5 बाइंडिंग यूनिट्स होती। ठीक है, और इसका जो मैकेनिज्म है दैट इज बेसिकली इंट्रासेलुलर CAMP को इसने इंक्रीज करवाना है,
इन द एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां पे जब इंक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो फ्लूइड होता है आपके पास मूव आउट कर जाता है फ्रॉम इनसाइड इनटू द ल्यूमेन। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कॉलरा, और साथ में डायरिया हो जाएगा। बाकी आगे एंथ्राक्स का टॉक्सिन आप देख सकते हैं, एंथ्राक्स में 2 एक्टिव यूनिट्स है और 1 बाइंडिंग यूनिट। ठीक है, एंथ्राक्स को आगे देखेंगे जब हम लोग एंथ्राक्स का चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज ग्राम पॉजिटिव कोलाई, सॉरी ग्राम पॉजिटिव रॉड। अच्छा जी, बाकी आपके पास कुछ मुझे नाम सुने हुए बोtulinum, ठीक है, ये क्लॉस्ट्रीडियम की स्पीशीज के नाम है। अब ये 2 टॉक्सिन्स क्लॉस्ट्रीडियम्स के ऐसे हैं जो कि आपके पास दोनों न्यूरो हैं, तो एक्सोटॉक्सिन्स लेकिन स्पेसिफिकली न्यूरोटॉक्सिन्स, क्योंकि इस नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है, जो टेटनी वाला क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी होता है वो आपके पास टेटनस कॉज करवाते हैं, और जो आपके पास क्लॉस्ट्रीडियम आपके पास बोtulinum होता है वो आपके बोtulinum कॉज करवाते हैं। ये आपके बेसिकली स्टिंग के प्रॉब्लम्स में इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास ये दोनों का लिखा हुआ है। ठीक है, पहले वाला मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाता है टेटनस टॉक्सिन, लेकिन बोtulinum जो है वो मसल कॉन्ट्रेक्शन को ब्लॉक करवा देता, होने नहीं देता। तो पहले वाले में स्पास्टिक पैरालिसिस होगा, दूसरे वाले में फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, दोनों में डिफरेंशिएटिंग पैरालिसिस है। और आपकी एक और बात मैं इसको बता दूं जो कि बुक में लिखी हुई है, तो मेरे ख्याल से अभी बताना आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको हम आगे भी डिटेल में देखेंगे जब इसको चैप्टर में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। अच्छा, ये दीज बोथ ऑफ द टॉक्सिन्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स हैं जो नॉन टॉक्सिन्स। ठीक है, क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन बहुत इजीली हो जाती है। और दूसरा ये बात है कि आपके पास टेटनस जो टॉक्सिन है इसकी सिर्फ एक ही एंटीजेनिक टाइप होती है, जबकि जो दूसरा टॉक्सिन है बोtulinum उसकी 8 टाइप्स होती हैं, 8। ठीक है, 4 + 4 8। इसीलिए जो अब एंटीजेनिक टाइप्स का आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, एंटीजन टाइप होती है, जितनी एंटीजन टाइप ज्यादा होंगी, ठीक है, उतनी आपके पास क्या हो जाती है, उसमें रेजिस्टेंस वगैरह ज्यादा बन जाती है, ड्रग्स काम नहीं करते। और वैक्सीन बनाने में फिर आपको अगर कम जितनी होंगी तो उतनी वैक्सीन बनाने में आसानी होगी। कोरोना में देखें एंटीजेनिक टाइप्स आए रोज चेंज हो रही हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा, स्ट्रेन बन जाते हैं मुख्तलिफ तरह के। अब जो टेटनस है उसकी सिर्फ एक है, तो उसकी वैक्सीन आपके पास अच्छी अवेलेबल है, टॉक्साइड वैक्सीन है। लेकिन बोटुलिनम की भी आपके पास जो से 8 एंटीजेनिक टाइप्स हैं, तो इट इज नॉट दैट मच एफिशिएंट एज कंपेयर टू टेटनस। अच्छा, टाइप 3 में देखें कि आपके पास जो टाइप 3 दीज आर द एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है, दीज आर। लेकिन आपके पास ये जो है ना सिक्रीशन अपरेटस के जरिए अपने जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको अंदर सिक्रीट करते हैं, ठीक है, बॉडी में एंटर कर देते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स देख लें, साल्मोनेला, शिगेला, सुडोमोनास, कॉलरा और यर्सीनिया पेस्टिस। ये सारे आपके पास जो हैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं और सारे इंटेरोबैक्टीरिएशी हैं इंपॉर्टेंटली, यर्सीनिया के अलावा। ठीक है, जब सारे आपके पास जीआईटी ट्रैक से लिंक है, तो उसमें आपके पास ये कॉज करवाते हैं। मतलब इनको वो वाला काम नहीं करना पड़ता कि एक्सोटॉक्सिन को पहले सिक्रीट करेंगे तो एक्सोटॉक्सिन ये काम करेगा बाहर ही करना, ये डायरेक्टली सेल के अंदर ही डाल देते हैं टॉक्सिन। ठीक है, दीज आर दैट टाइप ऑफ साइटोटॉक्सिन्स जो डायरेक्टली अंदर डाल देते हैं, उनको बाहर स्पीक करने की जरूरत नहीं। अब एंडोटॉक्सिन पे आ जाए। एंडोटॉक्सिन हमने उसने भी थोड़ा सा देख तो लिया था, लेकिन आज इसको डिटेल से देखेंगे। लिपोपोलीसेक्राइड और लिपोओलिगोसेक्राइड, ये 2 ही हैं बस। ठीक है, बेसिकली दिस इज द कॉलिंग कार्ड फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कोई भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें आपको ये पता होना चाहिए लिपोपोलीसेक्राइड होती है। ठीक है, LPS लिपोपोलीसेक्राइड। अब दूसरी बात देखें लिपोओलिगोसेक्राइड वाली बात, वो सिर्फ निसेरिया की 2 स्पीशीज हैं, मेनिंजाइटिस एंड गोनोरिया। उन 2 के अंदर आपके पास सिर्फ LOS होते हैं, लिपोओलिगोसेक्राइड होती है, अदरवाइज सब में लिपोपोलीसेक्राइड होती है। ये हम उस दिन भी फिगर देख चुके थे जब मैंने आपको पहले स्लाइड दिखाई थी। लिपिड ए इज द एक्टिव कंपोनेंट, अदर्स आर कैरियर्स। मतलब जितने आपके पास टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे लिपिड ए ने करवाने, जितने सिम्टम्स लेके आने। ठीक है, उसके बाद इसका जो आप बैक्टीरियल टॉक्सिन्स देख रहे हैं जो बाकी थोड़े से ये आपके पास आ रहे हैं। these are pattern recognition receptors, pore forming toxins and super intelligence। ठीक है, ये 3 तरह से आपके पास रिसेप्टर से लग के चल सकते हैं। अब जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं इसमें क्या होता है, it has a different effects on low or the high concentration। it depends कि किस तरह आपके पास लो है, हाई, या आपके पास कंसंट्रेशन की कितनी ज्यादा मौजूद है। जैसे टर्मिनोलॉजी पोर्शन ऑफ एग्जांपल,
basically this thing is mentioned on page 485, the innate, ठीक है, innate immunity की क्या मौजूद है। इस मुख्य तरह का तो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, अगले जो पैटर्न कॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं वो भी मुख्य तरह के होते हैं, तो दे कैन बी एक्स्ट्रासेलुलर, दे कैन बी इंटरसेलुलर, तो जितनी ज्यादा आपके पास मौजूद होंगी उतनी ज्यादा बेसिकली ये डिफेंस, ये एंडोटॉक्सिन से रिलेट करते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है, मतलब उन्हें डिटेक्ट करना है कि कैसे डिजीज कॉज कर रही है। एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, TLR2 एक पैटर्न कॉग्निशन रिसेप्टर है, TLR2, ठीक है, और इसके ये पेप्टिडोग्लाइकन को बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसको पता लग जाता है जी कि ये आपके पास मौजूद है, कि बैक्टीरिया लग है, क्योंकि इसका पेप्टिडोग्लाइकन ये डिटेक्ट करता है। बेसिकली दैट इज द रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करेगा कि आया वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगा है। ये TLR2 जो बता रहा हूँ, ये आपके पास बेसिकली वो पैटर्न कॉग्निशन रिसेप्टर है जो आपके पास स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के पेप्टिडोग्लाइकन को बाइंड करके बताएगा कि ये बैक्टीरिया, ठीक है। ये सेंस करने के तरीके बता रहे हैं कि किस तरह आपके पास एंडोटॉक्सिन को सेंस करेगा कि कौन सा एंडोटॉक्सिन। अच्छा जी, बाकी देखिए आप एंडोटॉक्सिन की साइकिल आपके पास बुक में भी बनी हुई है, एंड ये वैसे आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो सेप्टिक शॉक में आ रही है साइकिल, आप पैथोलॉजी के अंदर भी पढ़ चुके हैं, पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक, ये वही चीज है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, तो यहाँ बहुत सिंपल करके लिखा हूँ, ठीक है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि जब आपका पेपर में वो सवाल आएगा तो वो हीमोडायनामिक्स में, अभी यहाँ पे सवाल नहीं है, हीमोडायनामिक्स में सवाल आएगा जब आए तो काइंडली पैथो का जो डायग्राम पूरी बनी है उसी को बना, आपके पास कोई भी एंडोटॉक्सिन स्मॉल अमाउंट में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये कंप्लीट साइकिल होती है, एक पाथवे होता है, लेकिन यहाँ पे जनरली बातें बताएंगे कि साइकिल से क्या क्या होगा। आप देखें टारगेट, ये 4 टारगेट्स मेंशन है, उसमें फिर एक्टिविटी क्या होती है और फिर इफेक्ट क्या, वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट सेल्स में देखें आपके पास इंटरल्यूकिन 1 एंड 3, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो कि साइटोकाइनेज बॉडी में, ठीक है। या आपने फिजियोलॉजी गाइड में भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर जब आप ब्लड पढ़ रहे थे, ये दो ही पढ़ते हैं, जब आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ रहे थे उससे पहले जो टॉपिक थे उसमें IL-1 एंड TNF-1, TNF अल्फा होता है, ठीक है। तो ये दो आपके पास जो हैं प्रोफेसर दो को इंक्रीज करवाते हैं जिसकी वजह से फीवर होता है, ठीक है। आपको पता है फीवर की साइकिल आप अगर थोड़ा रिलेट करेंगे उसमें बहुत सारे गैसेस इन्वॉल्व होते हैं और ये वाले साइटोकाइन आपके पास आ जाते हैं, और जब आपके पास मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो रही होती हैं, यहाँ पे जाहिर सी बात है ना, कुफर अगर मैक्रोफेजेस जब ये एक्टिवेट होती हैं तो उसकी वजह से फेगोसाइटोसिस भी होता है, आपके पास हाइड्रोलाइसिस भी आपके पास वहाँ पे मौजूद होती हैं, फिर वो आ जाती है, और किलिंग ऑफ का जो होती है ना स्पेसिफिक, वो भी आपके पास इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये जो इफेक्ट है बेसिकली ये बॉडी का रिस्पॉन्स है, ठीक है, एंडोटॉक्सिन के जो आपका एंडोटॉक्सिन आया है उसके लिए बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा दैट इज। देन सेकंड देखिए न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आपके पास काइनेंस को इंक्रीज करते हैं, जब काइनेंस इंक्रीज होती है नो ब्रेडिकाइनेंस वगैरह सारे ये वेसोडाइलेशन में काम, तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपके पास वेसोडाइलेशन हो जाती है, और जब आपके पास वेसोडाइलेशन होती है तो क्या होता है, वेदर वेसोकंस्ट्रिक्शन, सॉरी हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, एनीवन, वेसोडाइलेशन में क्या होगा, ब्लड प्रेशर पे कैसे करें, आपने एनएस पढ़ लिया, यस हाइपोटेंशन। वेसोडाइलेट में जाहिर सी बात है आपके पास सारी वैसे रिलैक्स हो रही है, तो जो ब्लड है वो आपके पास कम होता है, तो इनसफिशिएंट टू कंप्लीट द सर्कुलेटिंग बॉडी। नेक्स्ट देखें बी लिम्फोसाइट्स, जब बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं तो आपके पास एंटीबॉडी की सिंथेसिस बढ़ जाती है, एंटीबॉडीज, ठीक है, और बेसिकली इस साइकिल को एक्टिवेट करना इंटरल्यूकिन 1 का काम। द लास्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो आपके पास आपको पता है वो सारा जो साइकिल उसमें आते हैं, ये जो इन्फ्लेमेशन वगैरह जो होती है, इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, उसमें फेगोसाइटोसिस वाला होता है, हीमोटैक्सिस वाले आपके पास फैक्टर्स आ जाते हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी वगैरह बढ़ सकती है, ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनते हैं जैसे 5 6 7 8 9 वाले, ठीक है, तो वो सारे उसकी साइकिल कॉम्प्लीमेंट रहती है। देखिए आपको चीज़ों का पहले सब पता होते हैं, जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे 30 पे चीज़ें आप सारे पहले पढ़ चुके हैं चीज़ें वगैरह के अंदर, बस यहाँ पे आपने चीज़ों को रिलेट कर साइकिल आपको सारी याद, सिर्फ यू हैव टू रिलेट द थिंग्स। अच्छा एंडोटॉक्सिन आया तो उसमें 4 मेजर इफेक्ट्स हो रहे हैं, अभी देखें 4 मेजर इफेक्ट्स तो आपने बुक में बहुत अच्छी तरह समराइज भी किया हुआ है,
आपके पास नीचे टेबल नंबर 7.14 और फिगर नंबर 7.3 both things are mentioned पेज नंबर 44, ठीक है, डिटेल में मेंशन, और टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर एंडोटॉक्सिन आपके पास लार्ज अमाउंट, वो स्मॉल अमाउंट में हुआ था ना, अगर लार्ज अमाउंट, ठीक है, तो वो सेप्टिक शॉक वाली साइकिल आपने पूरी बनाई। तो ये 4 इफेक्ट्स है और बहुत सारी चीजें। और इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ठीक है, इसे डीआईसी भी कहते हैं, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है, डीआईसी की बात हो रही है, ठीक है, इसमें थ्रोम्बोसिस और हीमोस्टेसिस दोनों चीजें पैरेलली चल रही है। कहीं भी आपके पास मतलब उसी साइकिल से थ्रोम्बोसिस हो जाते हैं और उसी एक ही साइकिल से आपके पास जो है हीमोस्टेसिस की प्रॉब्लम भी आ जाती है। दीज आर बोथ थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम्स और हीमोस्टेसिस की प्रॉब्लम दोनों आती हैं। अच्छा जी, जो मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन्स, ठीक है, मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन्स में सबसे कॉमन आपके पास लाइपेजेस में एग्जांपल आती है लेसिथिनीन। क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज में दो में टॉक्सिन्स थे जो आपको मैंने बता दिए, एक्सोटॉक्सिन्स। उसका तीसरा होता है क्लॉस्ट्रिडियम परफेक्टस, जो फूड पॉइजनिंग में गैस गैंग्रीन कॉज करवाता है। उसमें ये होते हैं आपके पास लाइपेज होते हैं, ठीक है। देन आपके पास आते हैं हीमोलाइसिस, तो आपके पास रेड या व्हाइट ब्लड सेल्स को आपके पास काम करते हैं। अब हीमोलाइसिस में आप ज्यादातर हीमोलाइसिस आपके पास जो होते हैं ना पैरासाइट्स होते हैं, उसके अंदर आपके पास होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में भी कुछ हैं जो कि आपके पास हीमोलाइसिस के तौर पे काम करते हैं। एंड देन जो लास्ट हम रहेंगे आपके पास पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन्स होते हैं जो कि आपके पास ब्रेन के अंदर इंसर्ट होते हैं और वहां पे आपके पास वाटर को अलो करते हैं कि वहां से वो मूव करते हैं। देन है जी हेट्रोजेनियस पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। सबको पता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जिसमें आपको बताऊंगा। ये आपके पास कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करते हैं और लाइसोसोम्स वगैरह को डैमेज करते हैं। जब लाइसोसोम डैमेज होगा तो पता है कि वो फिर आगे साइकिल चलती है पूरी, जिसमें आपके पास सेल एंड टिश्यू डेथ के बता देती है, ठीक है। दीज आर बेसिकली स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। अभी आप लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं और ये बहुत सारे चीजों का नाम है, कोई आपस में नहीं करता, ठीक है। दिल्ली में आपको चीजें तभी याद नहीं जब आप ऑर्गेनाइजेशन को याद, ऑर्गेनिजम्स के जब हम जाएंगे तो ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म में ये हो रहा है तो उसकी ये चीजें तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद होगी। उसकी वजह से साइड नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन क्लिनिकली आपने चीजों को बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टॉक्सिन। अब उसमें देखें हाइड्रोलिनेज, कुछ नाम पॉजिटिव ऐसा कर रहे होते हैं जो कि फिर कनेक्टिव टिश्यू को बेकार कर देते हैं। सेप्टोकाइनेज है जिसमें आपके पास जो एस्पायोजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, ये प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कर देता होते हैं और फिर इसको कन्वर्ट कर देता है प्लाज्मा, जो कि फिर क्लॉट्स पे काम करेगा और आपके पास इन्वेजन बैरियर्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। क्लॉट्स बने हुए होते हैं उनको खत्म कर, उसके बाद कोलेजनेजेस हैं, इलास्टेजेस हैं, वो भी सेम लगते हैं। ये मुख्तलिफ आपके पास एंजाइम्स हैं ना, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन को एंजाइम टॉक्सिन भी कहते हैं। ये आपके पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जगह जगह पर है। एक बैक्टीरिया के अंदर एक्सोटॉक्सिन भी हो सकता है, एंडोटॉक्सिन भी हो सकता है, और आपके पास वो दूसरा टॉक्सिन भी हो सकता है। इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही टाइप का टॉक्सिन होगा, नो। आप देखेंगे जब हम कल लेक्चर, सॉरी जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा चैप्टर नंबर 15 वाला, और उस पर आप देखेंगे कि आपके पास उस चैप्टर में तो जितने हमें टॉक्सिन बने सारी किस्म के आ जाते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। एक्सो भी, एंडो भी, और आपके पास ये एंजाइम्स वगैरह सारे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपको चीजें आप याद हो जाएंगे, अच्छा ये की हो। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 ऑलमोस्ट कवर अप हो गया है। और उसके बाद आपने लास्ट चीज जो इसमें देखनी है, जो कि वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक दफा उसको देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टिपिकल स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इस साल सवाल आया था और कुछ लोग स्टेप्स ऑफ पैथोजेनेसिस में ये लिखा है, पेज नंबर 46, सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर 7 का, टिपिकल स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इसको करवाने का मकसद ये है ताकि आपको पता हो कि इन्फेक्शियस डिजीज की क्या टिपिकल स्टेजेस हैं और पैथोजेनेसिस की क्या टिपिकल स्टेट्स। ये दोनों अलग अलग तरह की चीजें हैं, दोनों को अलग अलग साथ में आते हैं। ये 4 स्टेट्स हैं। इंक्यूबेशन पीरियड आपको पहले मैं बता चुका हूँ, अभी आपके सिम्टम्स जो से होते हैं नहीं आए हैं। प्रोडोम पीरियड जिसमें आपके पास सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। स्पेसिफिक डिजीज जिसमें आपके पास स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं उस डिजीज के। और रिकवरी पीरियड जिसमें रिकवर हो रहे हैं। दीज आर द 4 साइकिल्स जो पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आप जब नाम देख लीजिएगा एंड पे कोच पॉस्टुलेट लिखे हुए हैं। किसी जमाने में ये एमसीयू से पूछा जाता था, क्योंकि अब ये एप्लीकेबल तो है नहीं। एक दफा देख लीजिएगा, 4 पॉस्टुलेट्स लिखे हुए हैं। अब चारों के खिलाफ आपके पास रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। चारों के मतलब वो आपके पास लिमिटेशंस आई हुई हैं, मतलब ये पॉसिबल नहीं। बाकी पर्ल्स को आपने लाजमी पढ़ना है, जो मैंने पढ़ा दिया और उसमें सारी चीजें कवर अप हो चुकी हैं।
अब आगे जो चैप्टर्स आ गए हैं थोड़े से नॉन इम्पोर्टेंट, यू कैन से लीस्ट इम्पोर्टेंट, और ऐसे उसमें से इतना ज्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दो साइकिल्स आपके पास बनी हुई है जो कि स्लाइड्स में आई गेस वो मैं डाली तो थी, लेकिन यहाँ पे ओपन नहीं हो रही है स्लाइड्स, मुझे किसी और ब्राउजर में ओपन करनी पड़ी है। तो आप काइंडली पेज नंबर 52 ऑफ योर बुक, और जिनकी बुक अलग है कोई और एडिशन है, तो फिगर 8.1, चैप्टर 8, मेरा पेज 52 है, ठीक है। फिगर 8.1, 8.1 और 8.2, ये दोनों चीजें आप देख लें। होस्ट डिफेंसेस में आपके पास ये होस्ट डिफेंस वही होती है जिसे आपको पहले मैंने बता दिया। आपके पास एक पहले तीन लाइंस ऑफ डिफेंस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट लाइन में आपके पास स्किन म्यूकस में बेन आते हैं। सेकंड पे मोस्ट प्रोबेबली आपके पास नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी आती है जो इनेट इम्यूनिटी होती है, और एंड पे आपके पास एक्वायर्ड आती है, ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, जिसमें लिम्फोसाइट्स और कुछ कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पूरा नहीं आता। अब आप देख लें कि जो 8.1 में उसने अगर बैक्टीरिया स्किन से एंटर कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, ये सारे स्टेप्स आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। एक साइड पे कॉम्प्लीमेंट पाथवे चल रहे हैं और एक साइड पे फेगोसाइटोसिस, सिंपल। और दूसरी साइड पे आप देख लें पेज नंबर 8.2 के अंदर, वहां पे आप देख लें कि दो बैक्टीरिया के बारे में बताया हुआ है। एक बैक्टीरिया उसके अंदर आपके पास फाइलोकॉकस ऑरिस है जो पायोजेनिक बैक्टीरिया है। पायोजेनिक वो होता है जो पस बनाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मिंग होते हैं। और दूसरा इंटरसेलुलर बैक्टीरिया है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी का बैक्टीरिया। अब दोनों के आप देख लें कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस जगह पे वो एक्ट करते हैं। एक्ट करने के बाद एक साइड पे तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और एक साइड पे डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी आ रही है। दोनों अलग अलग तरह की चीजें हैं। ये साइकिल्स बिल्कुल ईजी हैं, वही चीजें जो पहले पढ़ ली हैं, लेकिन आपको ये और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी व्हेन यू विल गो थ्रू द इम्यूनोलॉजी कोर्स, क्योंकि इम्यूनो के अंदर आपने यही चीजें पढ़नी है, ठीक है, कि किस तरह बायोस पे आपके पास स्पेसिफिक पैथोजन आ रहा है और किस तरह उसकी बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स दे रही है। तो इट इज ऑटोमेटिकली शुड बी कवर्ड देयर। बस आपको इतना अभी फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि पायोजेनिक बैक्टीरिया जब आपके पास बॉडी में आते हैं तो उसमें बैक्टीरिया एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है पहले, और क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा, या बैक्टीरियल सरफेस जब आपके पास अल्टरनेटिवली आपके पास एक्टिवेट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट जैसे एक्टिवेट होता है तो कॉम्प्लीमेंट वाले सारे साइकिल चलते हैं आपके पास, ठीक है, सारे जो आपके पास में आ रहे हैं, C5A, C3A, C4A, आगे में ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स वगैरह, वो सारी चीजें हैं। जबकि इंटरसेलुलर अगर बैक्टीरिया हो, ठीक है, जो उस केस में आपके पास थोड़ा सा रिस्पॉन्स अलग होता है, उसमें हेल्पर टी सेल्स पे काम कर रहे हैं आपके पास, और आपके पास मैक्रोफेजेस और टी सेल्स को एक्टिवेट करता है जिसमें डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी आती है। मतलब फौरन रिस्पॉन्स नहीं आता, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं होता, बहुत अच्छे बाद रिस्पॉन्स आ रहा होता है। और इसमें आपके पास जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी को उसमें आपके पास जब हम उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, इन ड्यूरेशन एंड द इन ड्यूरेशन इज बेसिकली योर आपकी स्टैटरी स्किन जो होती है वो रेज्ड होती है, ठीक है, उसे इंडोरेशन कहते हैं। ये कुछ टर्म सेम होते हैं, जैसे वेजिटाइलेशन को रिदमिया भी कहते हैं हम लोग, कैपिलरी परमेबिलिटी को आप एडीमा भी कहते हैं। तो इस तरह की टर्म्स जो आपस में क्लैश करती हैं उनको देख लीजिएगा। इस चैप्टर में बस आपने ये दो चीजें करनी है। बाकी टेबल 8.1 अगर आप देखें, ये जहां जहां आप ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे वहां वहां ये बातें लिखी हुई, ठीक है। अब देखें एक जो बहुत कॉमन एग्जांपल है, बर्न के पेशेंट के अंदर जो इन्फेक्शन सबसे ज्यादा आपके पास प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, दैट इज सुडोमोनास, ठीक है, सुडोमोनास एरिगेनोसा। इसीलिए ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्न के इतने पेशेंट्स आते हैं। बाकी ये थे कि ट्रॉमा टू जॉ, आपकी जब कोई जॉ में आपके पास मसला होता है उस केस में आपके पास एक्टिनोमाइसिस स्टाइली, ठीक है, ये आती है। देन डेंटल एक्सपेक्शन में उसमें आपके पास विरेडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, ये आपको ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू रिकॉल दिस टेबल, आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप लोग वहां पे कवर कर लेंगे क्लिनिकली। देन कम टू चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 देखें अगर आप, लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, ये चैप्टर हमें बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, जस्ट द कट मार्क दिस टॉपिक, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इस चैप्टर में से प्रॉफ के सवाल हैं उसको देखना, और वो भी आपके क्लिनिकली से कवर होते हैं, यहाँ पे नहीं लिखे। यहाँ एक टेबल जरूर बना हुआ है, टेबल 9.2। ये टेबल मैंने तब पढ़ा था जब मैंने सारी क्लिनिकल पढ़ ली थी, क्योंकि आपको ये मीडियम जैसे याद नहीं रहते। यहाँ पे उन मीडियम, ये जो मीडियम्स आपके बैक्टीरिया में इस्तेमाल होते हैं कल्चर के लिए, उनके नाम लिखे हैं। तो बच्चे स्लाइड ब्लैंक ही है, आई एम नॉट शोइंग एनीथिंग। ये पेज नंबर 60 ऑफ योर बुक, टेबल 9.2 मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैंने स्लाइड में ऐड नहीं किया। टेबल नंबर 9.2 देख लें, इसमें आपके पास मुख्तलिफ मीडियम्स के नाम लिखे हैं, और ये मीडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
इन्हीं के ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं। लेकिन जब एमसीक्यूज बनेगा या आपके पास कोई डायग्नोसिस बनेगा तो वो आपके पास वहीं से कवर होगा जब आपने पूरा ऑर्गेनिज्म पढ़ा हुआ होगा। यहाँ पे आपको ऐसे ही कह दूं कि जी इसको रट्टा लगा लें तो ऐसा कोई याद नहीं रहेगा। तो जस्ट लीव इट फॉर नाउ। और इसको आप ये जिन टेबल्स मैं बता रहा हूँ ना, टेबल्स को बाद में एक दफा जरूर देखिएगा जो क्लिनिकली एक दफा कर चुके हैं, आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें याद होंगी। ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में आपने कुछ नहीं करना। इवन देयर इज नो नीड टू लर्न द पर्ल्स, वो बिल्कुल फजूल है इस चैप्टर में। आगे चैप्टर नंबर 10 बिल्कुल छोड़ देना है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्योंकि फार्मा का टॉपिक है। चैप्टर 10 क्लॉस ये ऑटोमेटिकली फार्मा में कवर हो जाता है। वैसे आज तक एमसीक्यू आया नहीं है, अगर आ भी जाए तो फार्मा से आपका कवर हो जाए जब आप कीमोथेरेपी करें। तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, ना एमसीक्यूज ना पर्ल्स, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करना। चैप्टर नंबर आपने 11 जरूर करना है, कुछ टॉपिक्स करना। जो टॉपिक्स करवाऊंगा यहाँ पर बस उसको देख लीजिएगा। चैप्टर 11 पहले मार्क कर लें। टेबल नंबर 11.1 पेज 84 पर है। पेज 88 पे एक टॉपिक है नॉन जेनेटिक बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। 5 पॉइंट्स हैं उसके। ये पांचों पॉइंट्स आपको आने चाहिए, एक दफा सवाल आया भाई। और बाकी इस चैप्टर के आपने पर्ल्स पढ़ लेने हैं। जब आप ये 2 टॉपिक चैप्टर से पढ़ रहे हैं तो पर्ल्स भी कुछ बचते नहीं है, वो 2-3 ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब इसको थोड़ा स्लाइड्स में देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको इसके बारे में। अच्छा जी, तो हमारे पास सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स, थोड़ा सा आपको मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। सिलेक्टिविटी जो होती है आपके पास इनकी एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स की, लेकिन टारगेट कौन सा होता है सॉरी, सिलेक्टिविटी टारगेट जो होता है आपके पास वो एब्सेंट होता है होस्ट सेल्स। उसको पता नहीं होता कहाँ पे जाके काम करना। अब आप देख लेंगे, आप अक्सर जाएंगे, आपको जो एंटीबायोटिक ड्रग्स देंगे मुख्तलिफ बहुत सारी डिजीज होती है जिसमें एक जैसा ड्रग दे रहे हो, तो देर इज नॉट इतनी सेलेक्टिविटी मौजूद नहीं है कि जी दांत है मसला तो दांत में यही एंटीबायोटिक दें ज्यादा असर करेगी ना। तो इतना सेलेक्टिव पैटर्न नहीं है। लेकिन हमारे पास स्पेक्ट्रम जरूर होता है कि एंटीबायोटिक का जी ये इस में काम करती है, इस में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो पेनिसिलिन हैं वो बहुत सारी डिजीज में काम कर रही होती हैं, तो हम फिर उस डिजीज में उसको देते हैं। लेकिन अगर रेजिस्टेंस आ जाए पेनिसिलिन में तो फिर हम और भी ड्रग्स बहुत सारे हैं, अगर पेनिसिलिन की रेजिस्टेंस आ जाए तो बाकी ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इस वजह से हम वो भी नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस कॉमन होती है। फिर एक और ड्रग होता है वैंकोमाइसिन, वो दे रहे होते हैं। वैंकोमाइसिन की रेजिस्टेंस आ जाए फिर हम कुछ और देते हैं। तो एक साइकिल चलती है। इसीलिए पेशेंट्स को कहा जाता है जब आप एंटीबायोटिक का कोर्स करें तो पूरा करें। अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, और उसके बाद फिर जब आप उसको लेंगे कभी भी तो आपको उस पर रिस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक है। इट इज जस्ट लाइक आप एक एंटीबायोटिक ना भी हो, आप एक दवाई को लगातार लेते रहें तो आपकी हैबिचुएशन हो जाती है। ठीक है। जस्ट जस्ट लाइक वो लोग, आप एल्कोहल एग्जाम्पल लें, जो लोग एल्कोहल पीते हैं उन लोगों में ये होता है एल्कोहलिक्स के अंदर के विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फर्स्ट टाइम पिएगा उसको तो बहुत ज्यादा असर होगा उसके ऊपर। ठीक है। लेकिन द पैसेज ऑफ टाइम वो इम्यून हो जाते हैं, हैबिचुएटेड हो जाते हैं, एडिक्टेड होते हैं, तो उनको एज सच फिर उसके बाद वो अपने पूरे होश और हवास में भी काम कर सकते हैं अल्कोहल पी के। ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो इसमें इसमें भी ऐसा होता है, आप बाद में ड्रग्स लेते हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, कोर्स पूरा ना। अब ये देखें, इसमें कुछ पेनिसिलिन है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, एक साइड पे आपको वेंकोमाइसिन या पेन, ये 2 ड्रग्स, ये बहुत सारी ड्रग्स के नाम लिखे बिल्कुल आपके पास राइट साइड आपके 4 ड्रग्स के नाम, फॉस्फोमाइसिन, साइक्लोसरीन, और यहाँ पे वेंकोमाइसिन और पेनिसिलिन, ये 4 ड्रग्स के नाम। ठीक है। ये सिर्फ वैसे दिखाया हुआ है कि जी ये ड्रग्स होते हैं इस तरह। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपके पास नेचुरली अगर होती है, और ये बहुत पुराने से कदीम जमाने से, कोई आज की चीज नहीं कि आज ही आ रही है, नो। हाँ ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में पहले मौजूद नहीं थे लेकिन आज आती है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो एक ऑर्गेनिज्म है स्यूडोमोनास ऑर्गेनिज्म, उसके लिए होता है, वी आर वेरी कॉशियस अबाउट इट। अगर उसमें अगर रेजिस्टेंस आ जाती है उसका की, तो फिर तो हम कहते हैं कि उसको हम कहीं इस्तेमाल नहीं। अब जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म्स हैं, ये टेबल है बेसिकली 11.1, उसके बारे में बात हो रही है। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम दैट ब्रेक डाउन ड्रग। ठीक है। ऐसे एंजाइम बना देना। दूसरा आपके पास केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग दैट इंटरफेयर विद फंक्शन, उस ड्रग को इंटरफेयर कर दे, उसकी केमिकली मॉडिफाई करते हैं ड्रग्स को, उसकी अपटेक को इनहिबिट कर देते हैं। या आपके पास इंक्रीज द एक्सपोर्ट, ऐसे पंप्स डाल देते हैं जिसकी वजह से उठा उठा के वो ड्रग को बाहर फेंक देते हैं। ठीक है। और मॉडिफिकेशन ऑफ टारगेट साइट, क्योंकि देखिए एंटी माइक्रोबियल जो आपने ड्रग देना है उसका काम होस्ट सेल्स पे नहीं है, उसका काम बेसिकली होस्ट सेल्स में पड़े उस बैक्टीरिया पर है, उस वायरस पर है, या उस फंजाई पर है, या उस पैरासाइट पर है जो उस सेल में मौजूद है, होस्ट सेल के अंदर। तो उसने उस पर काम करना।
ठीक है, तो वो ये उस सेल के पाते हैं कि वो मतलब इस तरह आगे से रिस्पॉन्स शो करते हैं कि वो एक पहले अपटेक को इनहिबिट कर देते हैं, या वो ये करता है कि उसको जब वो आप अंदर आएगी उसको उठा उठा के बाहर फेंकेगा ताकि उस पर एक्शन ना हो, या वो ये करता है कि जो टारगेट साइट होती है जाके उसी को बदल देते। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन में पेनिसिलिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, तो वो जो जब रेजिस्टेंस आती है तो वो इस तरह की साइट्स बनाते हैं जहाँ पे पेनिसिलिन जाके लगती रहती है, लेकिन वो पेनिसिलिन जो उससे आगे एक्टिव नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसी तरह रेजिस्टेंस आ रही होती है। वेंकोमाइसिन, वेंकोमाइसिन सिंपल इसका बता रहा हूँ कि सेल वॉल में मॉडिफिकेशन कर रहा होता है। ठीक है, अब इसकी रेजिस्टेंस एग्जांपल में आप देखें, कंसीडर करें। नॉर्मली क्या होता है आपके पास, ये आप ऊपर जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है ये है जी नॉर्मल आपके पास इनकॉर्पोरेशन है प्रिकर्सर्स, डीएलआर चेन पे। इसमें इलोंगेशन में जो सा होता है ना, इलोंगेशन को इसमें रोकना होता है। ठीक है, इलोंगेट, ये वेंकोमाइसिन सेकंड थिंग अलग है, ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, आगे इलोंगेट नहीं करवाता वेंकोमाइसिन। लेकिन जब आपके पास रेजिस्टेंस आती है, ठीक है, वेंको की रेजिस्टेंस आती है, तो आपके पास जो डीएलआर वाले जो से होते हैं ना, ऐसे उसके वो बनते हैं प्रिकर्सर्स जो वेंकोमाइसिन को बाइंड ही नहीं करते। ठीक हो गया। आगे एक है बीटा लैक्टामेजेस। बीटा लैक्टामेजेस में ये पेनिसिलिन आती हैं, सेफेलोस्पोरिन, ये सारे ड्रग्स बीटा लैक्टामेजेस में आ रहे हैं। इसमें देखेंगे आपके पास कॉन्जुगेशन आपको याद होगा जो मैंने आपको परसों पढ़ाया था, तो उसके जो वो ये मेथड होता है, उसमें प्लाज्मिड्स और ट्रांसपोसोम्स, उससे मिलती जुलती चीजें प्लाज्मिड से, उससे आपके पास ये रेजिस्टेंस ले आते हैं। बाकी ये एक टेबल बना हुआ है, अगर आप बुक वाला करेंगे तो ज्यादा इजी है, ये वैसे हर ड्रग का स्पेसिफिक है, ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने इसको कीमोथेरेपी में पढ़ लिया होगा। खैर फिलहाल के लिए आपसे जो बुक में टेबल मौजूद है 11.1 उसको कर, तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। देन आपके पास आ जाते हैं, आप बुक पे वापस आ जाएं, चैप्टर नंबर 12 वैक्सीन वाला चैप्टर है। बैक्टीरियल वैक्सीन। इस चैप्टर में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेबल 2.1 और उसमें तो साथ में टेबल 2.2 को एक दफा 12.1 एंड 12.2 पेज नंबर 93 एंड 94 इसको देख, बाकी इसके पर्ल्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर। अच्छा, ये वैक्सीन आपके पास कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, किस डिजीज में कौन सी है और एंटीजन क्या चीज मौजूद है, ये आपको ऑटोमेटिकली व्हेन यू गो थ्रू दी ऑर्गेनिजम्स वहां पे भी याद हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा याद करना जरूरी है क्योंकि ये भूल जाते, ये सबसे ज्यादा भूलने वाली चीज है। आपको उसने एक चीज बताई थी, कैप्सूल वाली बात देख लें, आपको कैप्सूल पढ़ाया था, तो पहले 3 ऑर्गेनिज्म छोड़ के नीचे 3, हीमोफिलस से स्टार्ट करके स्ट्रेप्टोकोकस मिसेरिया, इन तीनों में देख लें आपके पास कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड एंटीजन के खिलाफ आपके पास सॉरी वो आपके पास वैक्सीन में इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिस तरह साल्मोनेला टाइफाइड, जिसमें टाइफाइड के इन्फेक्शन आ जाते हैं, टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, ठीक है, टीबी हो गया, इन कुछ कंडीशंस के अंदर आपके पास स्पेसिफिक वैक्सीन बन रही होती है। ठीक है, तो वो नीचे आपके पास स्पेशल सिचुएशंस की लिखी हुई, तो आपको एंटीजन का पता होना चाहिए उसमें लाइव है या किल्ड हो। ठीक है, ये वैसे भी जनरल फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। बाकी जो टेबल नंबर 12.2 है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीजन फॉर दिस इज कि आपके बहुत सारे डायग्नोसिस इससे डायरेक्टली बनते हैं, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। इसमें देखिए एक बहुत कॉमन, इसमें देखें आपके पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है ना, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक प्रॉब में सवाल है और बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे, बहुत करते हैं। मतलब हमारे क्लास वाले उसको पेपर से एक दिन पहले भी नहीं पता था इसका आंसर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, लेकिन इस टेबल की वजह से आपको पता लगता है कि जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा उसका आंसर है। उसमें क्योंकि एज मेंशन है और हर चीज मेंशन, ठीक है, कि देखने 6 साल तक ये इन चीजों की वैक्सीन बहुत जरूरी होती है, ये जो यहाँ पे लिखी हुई वायरल और बैक्टीरियल दोनों को इकट्ठा याद कर लीजिए बस। और पूरी पैथो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से हर पिछले 3-4 सालों से लगातार सवाल आ रहा है लेकिन इस साल नहीं आया, दैट इज चैप्टर नंबर 13 स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। अच्छा, इसकी मैंने स्लाइड्स वैसे ऐड तो की थी लेकिन अब वो क्योंकि ओपनर में शो नहीं हो रही हैं, इस चैप्टर को आपने बहुत डिटेल से पढ़ा। ठीक है, इट इज टोटली रट्टा, टोटली रट्टा। आपको इसकी कोई चीज समझ नहीं आती कि क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, हम ये केमिकल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, बिकॉज वी आर इन द मेडिकल फील्ड और हमारा ये ताल्लुक नहीं है कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर किस तरह का है या वो क्या कर रहा है। ठीक है, मैं आपको कुछ हिंट्स बताऊंगा, वो लिखते जाएं साथ साथ प्लीज, और ये चैप्टर फिर बहुत आसान हो जाएगा। लाइक देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, पहले
पेज पर है 97 पर। यहाँ से आपने चैप्टर स्टार्ट करना है। आप स्टेरिलाइजेशन की और डिसइंफेक्शन की, एंटीसेप्टिक्स की डेफिनेशन याद करें। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, दोनों टेबल्स इंपॉर्टेंट हैं। सारे एमसीक्यूज जो भी आएंगे वो इस टेबल में से कवर हो जाते हैं। इस साल ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस साल का भी एमसीक्यूज था, दैट इज, अच्छा उस मजे की बात है उसमें वो आंसर कोई भी करेक्ट नहीं था, उसने गलत बता दिया था, तो वो फिर सबको ग्रेस मार्क्स मिला था। लेकिन जो आया हुआ था वो ये वाला एमसीक्यूज था, क्लीन अप ऑफ ब्लड स्पिल फ्रॉम अ पेशेंट विद हेपेटाइटिस बी एंड सी। 13.2 टेबल की जो पेज नंबर 98 पर है, इस पे जो 7 पॉइंट है, हाइपोक्लोराइड इसका आंसर था, लेकिन आपके पास वहां पे ऑप्शन में हाइपोक्लोराइड बीच जिक्र ही नहीं था, उसमें बाकी सब लिखे हुए थे, तो फिर वो हर किसी ने अपनी मर्जी का लगाया। तो ये आपने जो है ना स्पेसिफिकली आपको पता, ये देखें जनरल नॉलेज पे भी अच्छा होता है, पता होना चाहिए आपको। आप लोग हॉस्पिटल भी जाते हैं कि वहाँ पे जी स्टेरिलाइजेशन के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही है, किस इंस्ट्रूमेंट को, एक सर्जन सर्जरी से पहले किस चीज़ से अपने हाथ साफ करते हैं, या सर्जरी साइड को कैसे साफ करते हैं, एयर को कैसे प्योर करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन को कैसे रोका जा सकता है, ये सारी चीज़ें इस एक टेबल के अंदर मौजूद। ठीक है, तो ये इसलिए एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी केमिकल एजेंट्स के मैकेनिज्म, 3 तरह के मैकेनिज्म हैं, वो आपने याद करने हैं। इसमें वो जो एक सवाल करता होता है वो कहते हैं जी इनका जो डिटेल मैकेनिज्म बता दें। ठीक है, एक पहले तो जनरल मैकेनिज्म है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, या मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स है, या मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। डिटेल में आपके पास जो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स है उसका पूछा जाता है, उसमें सब में आप ये लिख सकते हैं ऑक्सीडाइज प्लस सल्फर हाइड्रल ग्रुप्स। ठीक है, इस बुक में कुछ में मेंशन नहीं है, लेकिन यू कैन राइट, क्योंकि मैंने सारा सर्च आउट किया था, तो जितने भी आपके पास यहाँ पे मेंशन है ये सारे आपके पास ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फर हाइड्रल ग्रुप्स को, इस तरह आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेथड। ये जनरल था, ये एक हिंट पॉइंट इसको ऐड कर लें यहाँ पर। नेक्स्ट लास्ट आपके पास है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट 3 तरह के हैं, हीट है, रेडिएशन है, फिल्ट्रेशन है। ओनली हीट इज इंपॉर्टेंट, बाकी आपने पढ़ना हुआ देख लीजिए एक दफा। हीट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी तो 2 टाइप्स हैं, मॉइस्ट और ड्राई हीट। ये आपने एफएससी में भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, कि यहाँ आप डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटोक्लेव का आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए, ड्राई हीट का टेम्परेचर टाइमिंग पता होनी चाहिए, और ड्राई हीट में हम ग्लासवेयर को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉस्चराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फ्लैश पेस्चराइजेशन का भी पता होना चाहिए। पॉस्चराइजेशन जो नॉर्मली हम घर में दूध उबालते हैं उसके लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग। ठीक है, खैर ये 30 मिनट्स मुझे समझ नहीं आया कि भी इतना ज्यादा क्यों, हम अगर टेम्परेचर ज्यादा किए तो ऊपर तो कुछ जाते हैं फिर भी, लेकिन स्टिल दिस इज आइडियल मेथड। और उसके बाद जो फ्लैश पॉस्चराइजेशन है उसके अंदर आपके पास 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड्स, ये आपके पास लैब्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, नॉर्मली यूज नहीं होता। फिल्ट्रेशन की एक इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपके पास जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस इस्तेमाल होते हैं, उनको स्टेलाइज करने के लिए इस्तेमाल, जो हमने आईवी सॉल्यूशंस इस्तेमाल करने होते हैं ह्यूमंस के अंदर, उनको स्टेलाइज करने में इस्तेमाल होती है फिल्ट्रेशन का मेथड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द होल चैप्टर, जो आपको मैंने एक इसका क्रक्स बता दिया चैप्टर का। टेबल 13.1 आपको क्यों होगा उसमें आप देखें पढ़ेंगे, कोरोना के लिहाज से भी थोड़ा आपको समझ जाएगा। पीपीई क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, स्टैंडर्ड आपके पास पेशेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, और मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट, अगर कॉन्टैक्ट से फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है, या एयरबॉर्न है। जिस तरह कोरोना का कुछ अर्सा पहले जब नया नया इन्फेक्शन पाकिस्तान में आया था, तो उस टाइम पे कहा था जी एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, इसके तो एयर विद एग्जिस्ट करते, देन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्यूरी क्लियर हो गई थी जी नहीं जी ये ड्रॉपलेट से स्प्रेड करते हैं। कॉन्टेक्ट से भी कर सकते हैं लेकिन मोस्टली इसका ड्रॉपलेट से। ठीक है, तो दिस इज सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो ये आपका 13 चैप्टर कवर अप है। देयर इज अ टाइम 5 मिनट्स लेफ्ट। 14 चैप्टर भी आपको मैं करवा रहा हूँ, क्लिनिकल आपका वैसे स्टार्ट तो हो गया है। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज लेक्चर। अच्छा जी, इस चैप्टर में एक तो ओवरव्यू है कि आप आगे चैप्टर्स किस किस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि टेबल 14.1 पेज नंबर 104 में मेंशन है, लेकिन वो अब ना भी याद करें इट्स ओके। 14.2 टेबल वही है जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में आपके पास शेयर किया हुआ है। मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिहाज से हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, अच्छा एरोब्स ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं, हमें समझ आता है वो क्यों करते हैं। एनारोब्स ऑक्सीजन में ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, इनहिबिट हो जाती है उसकी। उसकी रीजन क्या होती है, बुक में भी लिखी हुई है, रिड्यूस्ड अमाउंट या एब्सेंस ऑफ कैटालेज एंड सुपर डिस्मुटेज एंजाइम। ठीक है, अगर आपको याद होगा, मसल इंजरी पढ़ा हो, उसके अंदर आपने वो एक साइकिल पढ़ी थी रेडिकल्स वाली।
और वहां पे आपको पता है कि वो ऑक्सीजन किस तरह आपके पास रेडिकल्स बनते हैं और किस तरह आपके पास वो आगे लेके जा रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं। लेकिन एनारोज में क्या होता है कि आपके पास ये चीज़ होती ही नहीं है, तो इसीलिए उनकी ग्रोथ उनसे इनहिबिट होती, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो आपके पास उस वो इंस्टेड ऑफ डैमेजिंग द सेल, वो अपने आप को डैमेज कर लेते हैं। और दूसरा रीजन इसमें ये होता है कि आपके पास ऑक्सीडेशन हो जाती है एसेंशियल सल्फर हाइड्रोजन ग्रुप्स की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से भी आपके पास ये जो एनारोब्स होते हैं वो आपके पास ग्रो नहीं कर पाते। दिस आर टू आपके पास मैकेनिज्म्स। बाकी आप एग्जाम हम और जितने ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास उसको हम 5 में डिवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट तो आपके पास एरोब्स में बहुत सारे आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एरोब है, उसमें बैकिलस आ गया। और एनारोब में आप देखें क्लॉस्ट्रीडियम ब्रोटोरियम है। ठीक है, यहाँ क्लॉस्ट्रीडियम आपके पास डिफिकल्ट भी होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम की सारी स्पीशीज आपके पास एनारोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव में, ठीक है, फैकल्टेटिव में आपके पास क्या होते हैं, लेस अमाउंट। ठीक है, एयर में भी ग्रो कर जाएगा और विदाउट ऑक्सीजन दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, इकोलाई इसमें जो आपके पास क्लासिकल एग्जांपल है। इन डिफरेंट की अगर हम बात करें, एरो टॉलरेंट कौन से होते हैं। अब एरो टॉलरेंट जिसमें स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया है आपके पास, या बुक में एग्जांपल लिखी हुई है क्लॉस्ट्रीडियम हिस्टोलाइटिकम। और जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है इस साल का भी एमसीक्यूज था, माइक्रो एरोफिलिक। ठीक है, बता दें जी कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें से माइक्रो एरोफिलिक है। माइक्रो एरोफिलिक में आपके पास कैम्फाइलोबैक्टर जेजनी है। इसके रीजन ये होता है कि आपके पास ये 5% ऑक्सीजन प्लस 10% कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बहुत अच्छा ग्रो करे। ठीक है, इसीलिए इसको कैप्नोफिलिक, आपकी बुक ने वर्ड इस्तेमाल किया कैप्नोफिलिक, टेबल 14.2 पेज 104 के नीचे भी मेंशन है कैप्नोफिलिक। रीजन क्या है उसका, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, तो ऑक्सीजन की वजह से इसको हम कैप्नोफिलिक भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम लोग, कल नहीं परसों, कल आपका ऑफ है, संडे है, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी। और अब आपका क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से होगा, तो आपको मैं पहले से बता रहा हूँ, किसी के पास टाइम हो तो चैप्टर नंबर आगे 15 और 16 को देख के आइए। हम 2 चैप्टर्स कवर करेंगे उसमें। आगे हम स्लो होते जाएंगे क्योंकि आगे चैप्टर्स लंबे होते जाएंगे, और एंड पे जरा छोटे चैप्टर्स हैं, छोटे चैप्टर को इकट्ठा पढ़ेंगे। आगे हम एक एक चैप्टर कर देंगे। चैप्टर नंबर जो आपके पास 16 है, दैट इज नेसेरिया स्पीशीज। और नेसेरिया के स्पीशीज 2 ही ऑर्गेनिज्म है, वो आपके पास पहले चैप्टर से कवर अप। सो एनी क्वेश्चंस?